हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर एकेडमी। हम लोग 11th से सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले आपने मोल कॉन्सेप्ट आई होप कर लिया होगा और सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे, हाँ है ना। ये 9th और 10th में भी सुना हुआ टॉपिक होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। आज का टॉपिक हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से ही स्टार्ट करते हैं। सिलेबस पढ़ने से पहले एक बार हम लोग सिलेबस का रोड मैप देख लेते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस में आगे कैसे बढ़ेंगे, ताकि आपको पता होगा कि कब कौन सा टॉपिक आने वाला है। बुक को रिफ़र करिए तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। वैसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। हर बच्चों को पता होता है कि एटम का दो पार्ट होता है। एटम एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर कई सारे ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्या बोला मैंने? एटम में एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के बाहर कई सारे ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होगा, हाँ या ना। फिर बात आती है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन इनिशियली जिन लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को, एटम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की होगी, उनको तो नहीं पता होगा ना। तो हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं कि कब किस साइंटिस्ट ने एटम के बारे में क्या कहा। फिर 3 पार्टिकल से एटम मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर तीनों पार्टिकल का अपना कुछ ना कुछ चार्ज होगा, अपना कुछ ना कुछ मास होगा, जिसको हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, हाँ या ना। फिर बात आती है कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की हम लोग प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी पता चल जाती है कि एक नेगेटिवली चार्ज है, दूसरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। इसके चार्ज को पता करने के लिए भी साइंटिस्ट को कई सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़े और फिर एक्सपेरिमेंट से उसका नेचर पता चला। जब चार्ज के बारे में लोगों को पता चल गया तो चार्ज का नेचर ये था कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। फिर एटम का साइज भी पता चल गया होगा लोगों को। तो एटम का साइज बहुत छोटा होता है, ये बात आप जानते हो। अगर किसी छोटे से एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, समझो 2 इलेक्ट्रॉन भी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। 2 प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फिर अपने आप में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटम के अंदर अरेंज कैसे हैं। अगर किसी भी एटम में मान लो कार्बन, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन है, तो एक सोचने वाली बात है ना कि 6 प्रोटॉन को तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। 6 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो फिर रुक क्या आती है कि ये पार्टिकल अरेंज एटम के अंदर में कैसे हैं। फिर उसी की बात करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल, इसी को हम लोग एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। फिर कई सारे साइंटिस्ट आए जो इस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल को समझाए, एटॉमिक मॉडल को समझाए। इसमें आप जानते होंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आता है, हाँ या ना। थॉमसन एटॉमिक मॉडल आता है, बोर एटॉमिक मॉडल आता है। फिर लास्ट में जो हम लोग वेव एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं। फिर ये एटॉमिक मॉडल की बात आ जाती है। फिर उसके बाद एटम में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ चार्ज होगा। आगे जा करके फिर इसी पार्टिकल का हम लोग ड्यूअल कैरेक्टर देखते हैं या ड्यूअल बिहेवियर देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसी को वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो लास्ट थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे ही डिपेंड करती है। फिर इससे रिलेटेड हम लोग इलेक्ट्रॉन के एनर्जी रिलेटेड काम वगैरह करेंगे। यही हम लोगों को पढ़ना है कि एटम बना किससे है, जिससे बना है उसकी प्रॉपर्टी कैसे है, फिर एटम के अंदर ये पार्टिकल अरेंजमेंट कैसे है। तो एटॉमिक मॉडल को ही हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया। हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एटम किसने दिया था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन, जो क्लास 8 या 9th में आपको पढ़ना था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि किसी भी मैटर के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, एटम होते हैं। मतलब इस दुनिया में कुछ भी है ना, वो किससे मिलके बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है, और एटम से छोटा कुछ भी नहीं है। और अपने टाइम में डाल्टन ने ये कहा था कि सबसे छोटा कोई पार्टिकल है तो उसका नाम क्या है। डाल्टन के टाइम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह की कोई बात नहीं थी, वो डिस्कवरी नहीं हुआ था, हाँ या ना। फिर उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई एक मैटर है तो उसमें एक ही टाइम के एटम होंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है, एटम इज ए ग्रीक वर्ड एंड इट मीन्स दैट इंडिविजुअल। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का बेस भी था कि एटम, किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, एटम है। उसको और फर्दर डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं है। एन अल्टीमेट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। जॉन डाल्टन कंसिडर दैट ऑल मेटल आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसी को क्या बोलते हैं, एटम।
तो सबसे पहली बात, अगर रुक करके एटम के बारे में समझोगे तो ये टर्म्स एटम किसने दिया था? जॉन डाल्टन। सबसे पहली चीज, ये टर्म्स किसने दिया था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि जितने भी मैटर होंगे वो किससे मिलके बने होंगे? एटम से, और एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट भी था, इंडिविजुअलिटी ऑफ एन एटम। एटम कैन फर्दर नॉट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस। डाल्टन ने यह भी कहा था, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। न तो एटम को बना सकते हो, न तो एटम को तोड़ सकते हो। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के द्वारा दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किस पे बेस्ड थी? कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और उसका मेन पॉइंट यही था, ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। उस एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम। किसी भी एक मैटर में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम क्या होंगे? सेम होंगे। समझो, अगर ये मेटल आयरन है तो इसमें जितने भी एटम होंगे वो आयरन के होंगे। समझो दूसरा कोई अगर है, मान लो ये एल्युमिनियम है, तो इसमें जितने भी मैटर होंगे वो एल्युमिनियम के होंगे। इसमें जितने भी एटम होंगे सारे के सारे आयरन के एटम होंगे। समझो ये कोई एक मैटर है ब्लैक कलर का, ये एक मैटर है व्हाइट कलर का। डाल्टन ने क्या कहा था? इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम होंगे दे आर ऑफ सेम टाइप, ये सब एक जैसे एटम से मिलके बने होंगे। और इसके भी जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो किससे बने होंगे? एक जैसे। इसके एटम और इसके एटम एक दूसरे से क्या होंगे? अलग अलग होंगे, क्योंकि ये मैटर क्या है? अलग अलग है। हाँ या ना? एटम ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट आर लाइक, किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का एटम क्या होगा? एक होगा, एक जैसा होगा, बट डिफर फ्रॉम एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, जो दूसरे से क्या होगा? अलग अलग होगा। एटम आर इनडिस्ट्रक्टिबल, दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। ये मैंने पहले ही आपको बताया कि एटम को ना तो बना सकते हो ना तो तोड़ सकते हो। और यही एक लाइन जो है ना, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को ले डूबी। फिर कहता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म ए क्या बेटा? मॉलिक्यूल। और एक जैसे एटम या एक से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइंड होकर क्या बना सकते हैं? मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो अगर शॉर्ट में तुम समराइज करो कि स्टार्टिंग में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, तो तीन ही चीज़ तुमको याद रखना है। डाल्टन ने एक ही बात कहा था कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा? एटम होगा। एटम से छोटा कुछ भी नहीं है, इसलिए एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। और तीसरी बात डाल्टन ने कहा, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। एटम को न तो बना सकते हो न तो तोड़ सकते हो। किसी भी एक मैटर में एक ही टाइप के एटम होंगे। लेकिन तुम आज के टाइम में जानते हो कि कई सारे मैनमेड एटम भी होते हैं, कई सारे मैनमेड। तो डाल्टन की ये बात खत्म हो गई, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। तुम एक और भी सुनते हो कि रेडियो एक्टिविटी, कि एक एटम आपस में टूट करके दूसरे न्यूक्लियर बना देते हैं, तो डाल्टन की वो भी बात खत्म हो गई। तुम ये भी जानते हो कि एटम से छोटा कुछ फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो डाल्टन की ये भी बात गलत हो गई कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात डाल्टन के टाइम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। ये जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुए ना, तब जाकर के ये डिस्कवर हुए। तुम अगर रुक करके कभी बुक वगैरह पढ़ोगे तो इससे पहले भी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कनद ऋषि, जिन्होंने एटम को नाम दिया था अणु। क्या नाम दिया था? एटम को अणु। लेकिन ये उतना ग्लोबल फेमस नहीं हो पाया था, और बाद में एटम नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो पाया था। यहाँ तक समझ में आया? हम लोग बात करते हैं, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी काफ़ी चल भी रही थी, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लोग को पसंद भी आई और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिला। अब हुआ क्या कि चार्ज डिस्कवर हो गया होगा। क्या डिस्कवर हुआ होगा? चार्ज डिस्कवर का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुआ होगा। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज करंट। तुम पढ़ा होगा क्लास 10th में ओम्स लॉ। फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज के फ्लो होने की वजह से ही करंट मिलता है। फिर चार्ज किसके फ्लो करने की वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन। तो लोग रुक करके चार्ज के पीछे पड़े होंगे। फिर पता चला होगा चार्ज भी दो टाइप का होता है, एक निगेटिवली चार्ज, दूसरा क्या? पॉजिटिवली चार्ज। जो निगेटिवली चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको प्रोटॉन बोलते हैं। हम लोग कितने आराम से बोल देते हैं, लेकिन लोगों को सालों लगे होंगे इस चीज़ को पता करने में। और जब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन डिस्कवर हुए होंगे तो लोगों ने रुक करके ये देखा होगा कि ये है कहाँ, देखा होगा ना। तो ये सब कहाँ मिले होंगे? एटम के अंदर। एटम के डाल्टन ने क्या कहा होगा कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं है। एटम किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से। तो डाल्टन की थ्योरी खत्म हुई कि नहीं हुई?
और जब चार्ज डिस्कवर हो जाता है, जब तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जान लेते हो, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी समझो कोलैप्स हो गए। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? तो चलो उसी पे आते हैं कि चार्ज डिस्कवर कैसे हुआ। तो ये तुम अगर डुक के देखोगे तो पहले के बुक में ये था कि डिस्कवरी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर कैसे होते हैं, लेकिन अभी वो सिलेबस से हटा दिया गया। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर से करने से पहले कैथोड रे डिस्कवर हुआ था। मैं तुमको बता देता हूँ, 2 रे तुम्हारे सिलेबस में पहले था जो अभी नहीं है। एक है कैथोड रे। कैथोड रे जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर करा था। और एनोड रे गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही क्या किया था, डिस्कवर किया था। 2 रे डिस्कवर हुए थे, एक को बोलता हूँ कैथोड रे, दूसरे को क्या बोलता हूँ? कैथोड रे किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक। और एनोड रे किसने किया था? गोल्डस्टीन। जब कैथोड रे डिस्कवर हुआ तो कैथोड रे पता चला कि ये कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। किससे बना हुआ है? ये जो रे है इसका नेचर कैसा है? निगेटिवली चार्ज है। तो कहीं ना कहीं एक कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो इससे ये पता चला कि ये किस टाइप के चार्ज के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और ये जो एनोड रे है ये किससे मिलकर बना हुआ है? तो कैथोड रे इज मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड एनोड रे इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब रुक करके समझ, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, इतना तुमको पढ़ना नहीं, लेकिन तो भी मैं तुमको थोड़ा सा समझाता हूँ, तुम समझना, तुम पकड़ लोगे। अब होता क्या है, ये कैसे पता चला? उन्होंने क्या लिया था? एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? कांच का एक ट्यूब होता है जिसके अंदर प्रेशर बहुत कम होता है, प्रेशर बहुत और अप्लाइड वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब ही होता है कांच का कोई एक एपरेटस होगा जिसके अंदर प्रेशर बहुत कम होगा एंड अप्लाइड वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा। लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज पे अगर तुम कोई फिलहाल ट्यूब बनाते हो तो उसी को डिस्चार्ज ट्यूब बोलेंगे। किस पे? लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज का मतलब ये होता है डिस्चार्ज ट्यूब। अब उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी गैस होगा वो गैस आयोनाइज हो जा रहे थे क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। समझो कोई भी गैस, हम 2-3 गैस एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गैस मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन, ये किस में आयोनाइज होगा? H+ एन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कोई गैस ले लूँ हीलियम, ये किस में आयोनाइज होगा? He+ एन इलेक्ट्रॉन। लोगों को शुरू में ये भी नहीं पता था कि गैस आयोनाइज कैसे होते हैं। नाइट्रोजन किस में? N+ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये सब पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। ये सब पे किस पे चार्ज आ रहा है? निगेटिव। तो जो कैथोड रे थे ना, वो इस निगेटिव चार्ज पार्टिकल के मूव करने की वजह से रे मिल रहा था। किसकी वजह से? निगेटिव चार्ज पार्टिकल। और जो एनोड रे थे वो किसकी वजह से मूव करने की वजह से मिला था? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्लियर है ना? और बाद में ये देखा कि ये जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उसी निगेटिव चार्ज पार्टिकल को फिर किसी तीसरे लोगों ने जाकर के पता किया, उसका नाम था इलेक्ट्रॉन। क्या नाम था? तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होने से पहले क्या डिस्कवर हुआ? कैथोड रे। और ये पता चला कि कैथोड रे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और दैट निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज। अब कोई भी गैस हो, अब रुक के समझना, इस पे भी एक बार नीट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। देख बेटा, कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नाइट्रोजन हो, किसी भी गैस के लिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ई ही आएगी। अरे कहीं से आए, इलेक्ट्रॉन ही आएगा ना। तो कैथोड रे किसी भी गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं, क्योंकि कैथोड रे में क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना। तो कैथोड रे कभी भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है। इसी को लैंग्वेज के टर्म्स में कहते हैं कि जो कैथोड रे होता है उसका चार्ज बाय मास हमेशा कांस्टेंट होगा। चार्ज बाय मास क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज बाय मास इलेक्ट्रॉन का ही निकलेगा। बोलो हाँ या ना। दूसरी चीज, जो एनोड रे है, जिसको गोल्डस्टीन ने जिसको डिस्कवर किया था, वो किससे मिलकर बना हुआ है? पॉजिटिवली चार्ज। और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होंगे? यही होंगे। बोलो हाँ या ना। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कौन सा है? तो ये सब के लिए इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस कैथोड रे के लिए एक बात और लिखा होगा, तो इसका चार्ज बाय मास, चार्ज को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और मास को एम से। मैं बोलता हूं, लिख लेना। इसका चार्ज बाय मास हमेशा क्या होगा? सेम फॉर ऑल गैस। लेकिन अगर इस पॉजिटिवली चार्ज की बात करो, सब पे चार्ज कितना है? +1 +1 +1। लेकिन क्या सबका मास इक्वल होगा क्या? नहीं। बोलो ना हाई ना। तो ये जो एनोड रे है ये किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए तुम चार्ज अपॉन किसका रेशियो बेटा? मास।
इसी को ई बाई एम रेशियो भी बोल देते हैं। तो सबका चार्ज देखो +1 है, लेकिन देखो मास किसका सबसे ज़्यादा है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का वेट 14 होता है, हीलियम का 4 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा। तो सबसे मैक्सिमम चार्ज बाय मास किसका होगा? हाइड्रोजन। चार्ज बाय मास, जिसका मास ज़्यादा उसका ई बाई एम ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जिसका मास कम उसका ई बाई एम वैल्यू मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ई बाई एम किसका होगा? ये वैल्यू मैक्सिमम किसका होगा? हाइड्रोजन गैस के लिए। बोलो हाँ या ना। तो ये मैक्सिमम किसके लिए होगा? H प्लस आयन के लिए, क्योंकि पॉजिटिव क्या H बोले या H प्लस बोले? H प्लस बोले। किसको बोलेंगे? और मैक्सिमम ये हाइड्रोजन गैस के लिए होगा, H प्लस आयन के लिए होगा। बोलो ना हाँ या ना। और चूंकि ये H प्लस आयन के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, और H प्लस को ही आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? समझ में? तो चार्ज बाय मास सबसे ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में H प्लस के लिए होता है, और बाद में इसी H प्लस को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इससे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से क्या डिस्कवर हो गया? प्रोटॉन। बोलो ना हाँ या ना। ये मैं तुमको शॉर्ट में बताया, डिस्कवरी ऑफ एनोड और कैथोड रे जो 18th सेंचुरी में हुआ था, उसी से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन डिस्कवर हो गए और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए। लेकिन एनोड रे के लिए चार्ज बाय मास अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा, लेकिन कैथोड रे के लिए चार्ज बाय मास की वैल्यू क्या होगी? सेम, क्योंकि कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हाँ या ना। एनोड रे में गैस का आयन मूव करता है। क्या मेरी बात समझ में आई हर एक बच्चों को? H प्लस क्यों नहीं लिया? कोई भी गैस ले सकते हैं, मेरा ये नहीं है कि H प्लस लिया, कोई भी गैस ले सकते हैं। तो जो सबसे हाईएस्ट होगा उसी को हम ऊपर बोलते हैं। मान लो किसी भी स्कूल में 100 बच्चे हैं, अगर उनके अपने बच्चों को कहीं रिप्रेजेंट करना है तो स्कूल के टॉपर को ही रिप्रेजेंट कराते हैं ना। तो इसके लिए ई बाई एम मैक्सिमम टॉपर होगा, इसलिए H प्लस। और उसी H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? हाँ या ना। इसी को शॉर्ट में मैंने गोल्डन की पॉइंट में लिख दिया है, क्योंकि इसी की पॉइंट के बेसिस पे डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी हमने स्टार्ट किया और डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी खत्म भी हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो पहला पॉइंट कह रहा है, इन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कौन सा पार्टिकल होगा? इलेक्ट्रॉन। द पार्टिकल इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग द रे हैव सेम स्पेसिफिक चार्ज बाय मास रेशियो E by M रेशियो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड यूज। तो नेचर ऑफ गैस कुछ भी लो, E by M, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करता है हमेशा वो क्या होगा? सेम होगा। न तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, न तो इलेक्ट्रोड पे। इलेक्ट्रोड क्या है मैं वो भी बताता हूँ। मैंने क्या बोला? डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। बोलो हाई ना। तो हाई वोल्टेज लगाने के लिए जो तुम मेटल प्लेट या रॉड यूज करते हो उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड यूज करते। अब तुम देखो ना, जैसे अभी अपना इलेक्ट्रिसिटी भी देखो, 220 वोल्ट होता है, तो जो वोल्टेज है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, हाँ या ना। जैसे देखो बैटरी 8 वोल्ट की भी होती है, 12 वोल्ट की भी होती है, 24 वोल्ट की भी होती है, तो जो वोल्ट है ना उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम्स स्मॉलर देन मास ऑफ प्रोटॉन। ये तुमको आगे समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है? ज़्यादा होता है। कितने टाइम्स? 1837 टाइम्स प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होगा? ज़्यादा होगा। एनोड रे एक्सपेरिमेंट द पार्टिकल फॉर्मिंग रे हैव E by M वैल्यू दैट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब। जो मैंने पहले ही तुमको बताया यही चीज़। किसके लिए ये वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा? हाइड्रोजन के लिए। डिस्चार्ज ट्यूब दैट इज पॉजिटिव पार्टिकल आर डिफरेंट इन डिफरेंट गैसेस। अलग अलग गैस के लिए अलग अलग पॉजिटिव पार्टिकल होगा, और सबसे मैक्सिमम किस पॉजिटिव पार्टिकल के लिए होगा? हाइड्रोजन के लिए। ये लिखा है एंड इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन गैस। हाँ या ना? समझ में आया तुम्हें? क्लियर है? ये तुम्हें एनोड रे कैथोड रे थोड़ा कम भी समझ में आएगा, तो तुम इसको भूल जाना, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस मैं ये इसको बताने के पीछे मेरा एक ही इंटेंशन था कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिस्कवर कहाँ से हुए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिस्कवर होने के लिए कैथोड रे और एनोड रे डिस्कवर हुए होंगे, वहीं से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मिला। कैथोड रे के लिए, कैथोड रे किससे मिलके बना है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल। और कोई भी गैस तुम डिस्चार्ज ट्यूब में लिए होगे तो सबसे मिलने वाला इलेक्ट्रॉन कभी भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए कैथोड रे इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास हमेशा सेम होगा, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो कभी भी कैथोड रे नेचर ऑफ गैस पे उसका चार्ज बाय मास रेशियो डिपेंड नहीं करता।
लेकिन एनोड रे में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव करता है। अलग अलग गैस लोगे तो अलग अलग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, इसलिए एनोड रे के लिए चार्ज बाय मास रेशियो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। और किस गैस के लिए सबसे मैक्सिमम होगी, तुम कहोगे हाइड्रोजन के लिए। और बाद में उसी H+ आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो तुमसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिस्कवर हो गए, बोलो हाँ या ना, समझ में आया। अब जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिस्कवर हुआ होगा तो चलो आ जाओ, इसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। एक और फंडामेंटल पार्टिकल है जो 1937 में डिस्कवर हुए थे। कहाँ डिस्कवर हुए थे, 1937। और बहुत बाद आके पता चला था कि ऐसा कोई एक पार्टिकल होता है जिसको अपन न्यूट्रॉन बोलते हैं। काम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ने डाल्टन्स की थ्योरी खत्म कर दी थी। अब एक बार देख लो, 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। प्रोटॉन को या तो पी से रिप्रेजेंट करते हैं या तो एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ई से और इसको, कोई दिक्कत। तुम कहोगे सर ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, -C 0। तो ये जो हम कभी किसी एटम को लिखते हैं ना, तो चार्ज और मास लिखते हैं। कभी भी किसी एटम का सिंबल 2 तरीके से होता है, आज ही तुम समझ लेना। कोई भी एक पार्टिकल है, समझो ये पार्टिकल है, तो नीचे की तरफ चार्ज को लिखते हैं, ऊपर की तरफ क्या लिखते हैं, मास। तो कभी भी नीचे की तरफ क्या होगा, चार्ज, और ऊपर की तरफ क्या होगा, कोई दिक्कत। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की नीचे की तरफ -1 है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, ऊपर की तरफ मास 0 दिया हुआ है, मतलब इसका रिलेटिव मास कितना होगा, 0। वो कैसे आएगा 0, अभी मैं बताऊंगा। प्रोटॉन की बात करोगे तो चार्ज 1, मास भी कितना 1, रिलेटिव मास 1। न्यूट्रॉन की बात करोगे चार्ज 0, मास 1। बोलो हाँ या ना। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है। तो जब नेचर की बात करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन कैसा है, और ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल है तो कोई चार्ज ही नहीं होगा। एक को बोलते हैं नेगेटिवली, दूसरे को बोलते हैं पॉजिटिवली, तीसरे को क्या बोलते हैं। अब अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। चार्ज की 2 यूनिट होती है, चार्ज की 2 यूनिट होती है। कौन कौन सा, अगर ऐसा यूनिट की बात करोगे तो चार्ज का यूनिट को क्या लेते हैं, कूलम, और CGS लोगे तो क्या लेते हैं, ESU, इलेक्ट्रोस्टैट। तो देखो चार्ज का 2 यूनिट है, अभी तुमको ESU एंड कूलम। अगर कूलम लिखा है इसका मतलब ऐसा यूनिट की बात होगी, और ESU लिखा है तो उसको किसमें होगी, CGS में। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अगर बात करोगे तो दोनों का चार्ज सेम ही होता है, दोनों का चार्ज सेम ही होता है। जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है। फर्क यही है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होगा, निगेटिवली। पहले समझ ले फिर लिखना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होगा, निगेटिवली। प्रोटॉन का चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिवली। अब वैल्यू कितनी होती है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये किसकी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम। देखो दोनों जगह चार्ज की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम ही है ना, बस यहाँ पे हमने साइन क्या लिया है, माइनस, यहाँ पे साइन क्या लिया है, प्लस। ये माइनस और प्लस साइन किसको दिखाता है, नेचर ऑफ चार्ज को। कभी तुम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कंपेयर मत करना। तब कभी तुमसे कोई पूछ दे -2 और +2 में कौन ग्रेटर है, +2 ग्रेटर है। तो यहाँ पे तुमसे पूछे कि किसका चार्ज ज़्यादा है, तो माइनस और प्लस से मैग्नीट्यूड की बात मत करना। यहाँ पे माइनस और प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचर ऑफ चार्ज। यहाँ पे जो साइन है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचर ऑफ चार्ज को। बोलो हाँ या ना। तो किसका चार्ज ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से, तुम कहना दोनों का इक्वल है। माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। बोलो हाँ या ना। अगर इसी चार्ज को मैं किस में, ESU में बात करूं तो ये होगा 4.8 × 10⁻−10, और ये भी होगा 4.8 × 10⁻−10। लेकिन यहाँ साइन नेगेटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव। न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल, तो इस पर चार्ज कितना होगा, 0। बोलो मेरी बात समझ में नहीं आई, हाँ या ना। फिर देखते हैं किसको डिस्कवर किसने किया था, किसने डिस्कवर किया था। तो ध्यान से देख लो, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, J.J. थॉमसन। कई बार तुमको जेम्स चैडविक भी नाम दिखेगा, तो जेम्स चैडविक ने किसको डिस्कवर किया था, कैथोड रे। और कैथोड रे किन से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन से, हाँ या ना। तभी हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, J.J. थॉमसन ने। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने। गोल्डस्टीन ने क्या डिस्कवर किया था, एनोड रे।
मैंने पहले ही बता दिया। गोल्डस्टीन ने क्या डिस्कवर किया था? और वो एनोड रे में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल H+ आयन प्रोटॉन है, ये बात किसने बताई थी? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक। बोलो हाँ या ना? इतनी बात तो समझ में आ गई। तीसरी चीज करते हैं, मास की बात करते हैं। किसकी बात कर लूं? तो ध्यान से देख लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है। देखो 1.6 1.6, 10 के पावर -27, 10 के पावर -27। बोलो हाँ या ना? फिर मास का 2 यूनिट है, एक को क्या बोलते हैं? केजी, दूसरे को क्या बोलते हैं? एएमयू। केजी किलोग्राम को बोलते हैं, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? यूनिट। और दूसरे किसको बोलते हैं? केजी बोलते हैं। केजी और एएमयू में फर्क क्या है? हमेशा एएमयू यूनिफाइड मास होता है। किसको बोलते हैं? यूनिफाइड मास, जो ऑलरेडी आपको मोल कॉन्सेप्ट में बताया गया है। अगर तुम मिली अगर वेट है तो केजी में लेके ऐसा यूनिट में लेकर के चलना। किस में लेके चलोगे? ऐसा यूनिट सिस्टम। और ऐसा यूनिट में वेट को किस में लेते हैं? किलोग्राम, केजी में लेते हैं। अब यहाँ देखना, प्रोटॉन का मास 1.6 10 के पावर -27, 1.6 10 के पावर -27। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? अगर डिफरेंस भी है तो देखना इस डिजिट पे डिफरेंस है, 1.672 1.674। स्लाइटली न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा है, वो भी डेसिमल का फर्क है, थर्ड डिजिट पे। शॉर्ट में तुम लिखोगे तो इसको भी 1.67 1.67 लिखोगे ना, इंटू 10 के पावर -27 10 के पावर -27। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है। फिर भी तुमसे पूछो कौन ज़्यादा होगा, तो न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। लेकिन अगर तुम इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात करो, किसके रिस्पेक्ट में? तो यहाँ देखो 10 की पावर कितना है? -31। और यहाँ कितना? 10 के पावर कितने का डिफरेंस है? 10 के पावर -4 का। बोलो ना हाय ना? 10 के पावर -4 का मतलब कितना? 10,000। देखो ना पावर में 10 के पावर -31, 10 के पावर -27, कितने का डिफरेंस है? 10 के पावर -4, -4 का मतलब कितना? 10,000। बोलो हाय ना? यहाँ पे देखो 1.6 है, यहाँ पे देखो 9.1। तो ये मैं तुमको पहले ही स्लाइड में बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में मास कंपेयर करोगे तो 1837 टाइम्स स्मॉलर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1837 से मल्टीप्लाई कर दो तो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। इसका मतलब अगर प्रोटॉन का मास 1837 केजी है, 1837 केजी है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 केजी। समझ रहे हो? एक तरफ 1837 है, 1837 केजी है, मतलब बड़ा सा हाथी है। अरे बोलो। और एक तरफ 1 केजी का एक रैबिट है। बताओ हाथी के वेट के सामने रैबिट कुछ है क्या? अगर रैबिट उछल के हाथी के ऊपर आ जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा? लेकिन हाथी उछल के अगर रैबिट के ऊपर आ गया तो वो महसूस करने के काबिल ही नहीं रहेगा, खत्म। समझ में आ रहा है? तो इसके रिस्पेक्ट में, हाथी के रिस्पेक्ट में रैबिट का कुछ वेट होगा क्या? तो किसी एटम में अगर एक भी प्रोटॉन है, तुम समझना, एक भी, उसके रिस्पेक्ट में 1 इलेक्ट्रॉन चला भी गया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? दैट मीन्स अगर रिलेटिव मास में कंपेयर करूं, किसकी बात करूं? तो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लिजिबल लेंगे या नहीं लेंगे? बोलो ना हाँ या ना? इसलिए रिलेटिव मास की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0 होता है। इसलिए कभी भी देखो, सोडियम हो या सोडियम आयन हो, मास पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग बोलते भी हैं कि मास ऑफ एटम कभी भी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन चार्ज ऑफ एटम किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन पे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास 1837 टाइम्स स्मॉलर होता है। तो अगर कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो मास पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, मास पे कोई फर्क पड़ेगा? इसलिए मास पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बोलो ना हाँ या ना? समझ में नहीं आया? तो हम लोग कह सकते हैं ना कि कभी भी किसी एटम का मास इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन होने से चेंज होगा क्या? नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन होने से क्या चेंज हो सकता है? उसका चार्ज। मास कभी भी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता। फिर मैंने एक शॉर्ट में तुमको लिख भी दिया था, एएमयू और केजी में कितने का डिफरेंस होता है? तो 1 AMU इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर -27 केजी के बराबर होता है। ये वैल्यू कुछ नहीं है, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। ये वैल्यू किसके बराबर है? मास ऑफ प्रोटॉन की। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? जितनी बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑल एटम। जितने भी एटम होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। डाल्टन ने क्या कहा था?
कोई भी मैटर एटम से मिलकर बना होता है, एटम से छोटा कुछ भी नहीं है। अब ये एटम में प्रेजेंट है, इसका मतलब एटम से छोटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है। तो ये पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक चीज क्लियर हो गया कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कोलैप्स हो चुकी। बोलो ना हाँ या ना? इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? ये कहता है कि जितने भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, एक्सेप्ट क्या बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कभी कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन में सिर्फ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मैं वो भी लिख देता हूँ, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने? 1, प्रोटॉन कितने? 1। तुमसे पूछे न्यूट्रॉन कितने? 0। हाइड्रोजन में कभी भी न्यूट्रॉन नहीं होता। कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? यहाँ तक समझ में आया? और ये सीखने के बाद तुमको एक चीज़ समझ में आ गया कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कोलैप्स कर गई। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जब कोलैप्स कर गई होगी तो काफ़ी लोगों को खुशी हुआ होगा कि डाल्टन गया, काफ़ी नाम था ना इसका। लेकिन डाल्टन की थ्योरी जब कोलैप्स कर गई तो कई लोगों को खुशी होगी। उस खुशी के साथ साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया होगा कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब लोगों को पता चला तो इसका चार्ज और मास भी पता चल गया, तो चार्ज का नेचर भी पता चल गया होगा। चार्ज का नेचर क्या होता है? निगेटिव निगेटिव को क्या करेगा? रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट। मतलब नेचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पता चल गया, हाँ या ना? और ये लाइन क्या कहता है कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। तो फिर बात आती है कि अगर किसी एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो अरेंज कैसे हैं? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। किसी एक एटम में एक से ज़्यादा प्रोटॉन है तो वो अरेंज कैसे हैं? दैट इज कॉल्ड एज अरेंजमेंट ऑफ दीज फंडामेंटल पार्टिकल इनसाइड द एटम। उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मॉडल।